बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तुम ठीक कहते हो, टैक्सी की रफ्तार आहिस्ता नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो पिछली सीट पर जा बैठे। एक बड़ा ही क़यामत खेज मरहला हमारे सामने था। वहाँ से बच निकलने की हमें कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। सिख बिफरे हुए थे और सत श्री अकाल के नारे लगाते हुए चले आ रहे थे। वो इनका इलाका था, जर्रे जर्रे पर उनकी हुक्मरानी थी। वहाँ से कोई उनके शिकार को इनसे छीन कर ले जाए, ये इन्हें किसी तरह भी मंजूर नहीं था। सड़क पर दाएं हाथ आने वाली सरदारों ने सबसे पहले फायर किया। इनके हाथों में कारबीन किस्म की बंदूकें थी। गोलियां टैक्सी के टायरों पर बरसी, मगर वो मडगार्ड को चीरकर आगे निकल गईं। मैंने टैक्सी की रफ्तार और तेज कर दी। अब वो 60-65 मील की रफ्तार से चल रही थी। घोड़े जरा देर के लिए नजरों से ओझल हुए तो मैं समझा कि मैं इनकी जात से बच निकला हूँ, मगर मेरा अंदाजा गलत निकला। सड़क एक लंबा मोड़ काट कर आगे गुजरती थी और यही वो भी चाहते थे। घोड़े दरमियानी रास्ते पर दौड़कर वो एकदम हमारे सामने आ गए। वो 4 आदमी थे और घोड़ा दौड़ाने के फन में माहिर। एक बार फिर इन लोगों ने हम पर गोली चला दी। अब की बार 2 गोलियां पिछले शीशे में लगी और वो किरची किरची होकर उड़ गया। डलो साहब अब इनके बिल्कुल सामने थे। इन्होंने अब तक कोई फायर नहीं किया था, मगर 2 घुड़सवार जैसे ही टैक्सी से कोई 50 गज दूर पहुंचे तो डलो साहब ने सर ऊंचा करके सवारों को मारने के बजाय इनके घोड़ों पर गोली चला दी। 1 2 3 4 गोलियां इनकी स्टेन गन से निकली और मैंने टैक्सी के अकबनवा में देखा कि 2 घुड़सवार फौरन ही नीचे जा गिरे। दोनों के घोड़े शदीद जख्मी हो चुके थे। इनके सवार सर के बल जमीन पर गिरे पड़े थे और फिर फौरन ही उठकर वो बंदूकें सीधे करने लगे। 2 सवार अब भी हमारे ऊपर चढ़े आते थे। इनकी गोलियां उनसे ज्यादा तेज थीं। टैक्सी पर इन लोगों ने 6 गोलियां बरसाई। डलो साहब सीट के अकब में छुप गए थे, मगर जैसे ही जरा सा वक्फा मिला उन्होंने फिर घोड़ों को ताक कर गोली चला दी। पता नहीं वो सवारों पर गोली क्यों नहीं चला रहे थे कि ऐन इस वक्त मेरी टैक्सी जवाब दे गई। इसका पेट्रोल खत्म हो चुका था। मेरी जिंदगी का बदतरीन लम्हा सामने आ गया था। मैंने टैक्सी का स्टीयरिंग छोड़कर स्टेन गन संभाल ली। डलो साहब जिन 2 सवारों को संभाल नहीं सके थे और जिन पर इनकी गोलियां असर नहीं कर सकी थीं, वो अब मेरे सामने थे। मैंने पिछले हिस्से के टूटे हुए शीशे में से इन्हें देखा। वो अब हमसे सिर्फ 10 गज दूर रह गए थे कि डलो साहब ने इन पर फिर वार किया और तीसरा आदमी नीचे गिरा लिया। मगर जैसे ही वो नीचे गिरा, चौथे सवार का बेमिसाल हौसला इसे उछाल कर हमारे पास ले आया। वो पलक झपकते की मुद्दत में घोड़े से उतरा और इसकी ओट में होकर इसने हम पर ऐसे बेदरेग अंदाज से गोली चलाई कि अगर डलो साहब टैक्सी की अकबी सीट की ओट ना लेते तो इनका मगज उड़ गया होता। इतने में उनके बाकी सवार भी मुझे खेतों की तरफ से अपनी तरफ लपकते नजर आए। सामने के घुड़सवार ने ये ख्याल नहीं किया कि वो घोड़े के अकब में ठहर कर अपना पेट हमसे नहीं बचा सकेगा। वो डलो साहब की जात में आया तो इन्होंने इसे ताक कर गोली चला दी। घुड़सवार पेट में गोली लगने से उछला और घोड़े से कई हाथ दूर जा गिरा। बंदूक इसके हाथ से गिर गई थी। खेतों में से जो लोग निकल रहे थे, इनकी नीयत को समझकर मैंने टैक्सी छोड़कर सामने के गन्ने के खेत में पनाह लेने की कोशिश की, मगर ऐन इस वक्त 4 गोलियां मेरे वजूद पर से गुजर गईं। मैं जमीन पर झुककर खेत की तरफ बढ़ा। सामने ही एक दरख्त था। इसकी ओट मेरे बहुत काम आई और मैंने इसके पीछे जाकर इनको बाड़ पर रख लिया। एक एक लम्हा बहुत कीमती था। टैक्सी के अंदर से भी बराबर गोलियां चल रही थीं और सिख अब कोई ओट ढूंढ रहे थे। अब तक इनमें से हम सिर्फ एक ही को हलाक कर सके थे। वो घोड़ों से उतरकर खेत की मचान के पीछे लेट गए। इनके घोड़े अब भी साफ नजर आते थे, मगर इनमें से कोई भी आदमी मेरी जात में नहीं था। मगर डलो साहब ऊंची जगह
पर बैठे थे। अचानक मुझे टैक्सी में से 3 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही मचान के पीछे सिखों की लर्ज़ाखेज चीखें फजा में फैल गईं। डलों साहब के पास गोलियों का डिब्बा था, जबकि मेरे पास सिर्फ वही गोलियां थी जो स्टेन गन में डाल दी गई थी। मैं कोई गोली जाया नहीं करना चाहता था। अचानक मुझे डलों साहब टैक्सी के दरवाजे में से बाहर आते दिखाई दिए। मैं दरख्त के तने को थाम कर कई हाथ ऊपर उठ गया और इसकी एक मोटी शाख पर कदम जमा लिए। दरख्त शीशम का था और इसके पत्ते इस मौसम में इसका साथ छोड़ रहे थे। मैं शायद सामने की मचान के पीछे बैठे सिखों को अचानक नजर आ गया था। 4 गोलियां 4 बंदूकों से मेरी तरफ निकली। मैं तो शायद इन्हीं गोलियों की नजर हो गया होता, मगर मैंने इन्हें बंदूक सीधी करते देखकर नीचे छलांग लगा दी थी। तब मुझे महसूस हुआ कि डलों साहब मेरे पास पहुंच रहे हैं। इनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। बोले, यहाँ से निकल चलो वरना ये लोग हमें यहाँ ही खत्म कर देंगे। वो डिब्बा मुझे दें, मैं इनको खत्म किए बगैर आगे नहीं निकलूंगा। वो डिब्बा बगल में दबाए हुए थे। अभी वो इसे मेरी तरफ फेंक ही रहे थे कि सामने से कई गोलियां चलीं। सिखों का अंदाजा दुरुस्त था। हम खेत के अंदर दरख्त के पास ही खड़े थे। मैंने एक बार फिर इनकी गोली का जवाब गोली से दिया। वो अभी तक मचान के पीछे बैठे थे और सामने आने का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं थे। एन इसी वक्त सड़क पर किसी जख्मी सवार का घोड़ा गोलियों की तड़तड़ाहट से आजिज आकर खेत में घुस आया। वो अंधाधुंध हमारी तरफ भाग रहा था। मैंने आगे बढ़कर इसकी लगाम पकड़ ली, मगर इस अरसे में डलों साहब दुश्मन की तरफ कई गोलियां बरसा चुके थे। वो इन्हें बराबर मसरूफ रख रहे थे और इन्हें ये अंदाजा नहीं होने देते थे कि हम कहां और किस जाविये पर बैठे हैं। गन्ने का खेत हमारी बहुत मदद कर रहा था। घोड़े की लगाम हाथ में लेते ही मैंने डलों साहब को पुकारा। वो तो शायद इसी ताक में थे। पलटकर फौरन ही मेरे पीछे आ बैठे और हम खेत के अंदर ही अंदर दूसरी तरफ भागने लगे। दुश्मन को अभी तक यही मालूम था कि हम खेत में मोर्चा बंद हैं। चंद मिनट इसी तरह गुजर गए। उनकी तरफ से कोई गोली नहीं चली, मगर इस अरसे में हम कमाद में से निकलकर बहुत आगे जा चुके थे। पता इन्हें जब ही चला जब हम वहां से शायद 2 मील आगे निकल चुके थे। घोड़ा गोलियों की मुसलसल तड़तड़ से इतना परेशान था कि इसकी रफ्तार मेरे अंदाजे से भी ज्यादा तेज निकली। सिख बहुत पीछे रह गए थे और इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि हम किस तरफ निकले हैं। कुछ ही देर बाद हम मक्की के खेत में जा घुसे। इसकी कटाई का काम करीब आ चुका था, मगर किसानों ने अभी इस पर हाथ नहीं डाला था। इसमें से गुजरकर हम खुदा मालूम कहां से गुजरते हुए कई पगडंडियां पार कर गए, मगर हमारा अंदाजा गलत निकला। 2 सिख घोड़ियां फड़काते हुए हमें अचानक एक पगडंडी के गिर्द उगी ऊंची झाड़ियां फलांगते बाएं हाथ से निकलते नजर आए। इनकी तेज रफ्तारी ने हमें हैरान कर दिया। यूं लगता था जैसे वो घोड़ियों को रानों में फंसाकर उड़ रहे हैं। इनमें से एक ने झाड़ियों से निकलते ही घोड़ी हमारे ऊपर चढ़ा दी। इस तरह के हमारा घोड़ा बिदक कर दाएं तरफ निकला, मगर वो झाड़ियों में उलझ कर रह गया और हम दोनों मुंह के बल नीचे गिर गए। सिख सवार ने आते ही हम पर फायर कर दिया, मगर मैं घोड़े के अकब में जा गिरा था। गोली घोड़े की गर्दन में से गुजर गई। वो खुद भी अपनी जोंक में घोड़े से गिर पड़ा। इतने में इसका दूसरा साथी भी हम तक आ पहुंचा। मैंने डलों साहब को बचाने के लिए स्टेन गन सीधी की, मगर अभी इसकी नाल में इनकी सीध में नहीं ला सका था कि डलों साहब ने झाड़ियों में फंसने के बावजूद इन पर गोली चला दी। वो दूसरे जवान के बाएं हाथ में लगी तो वो सत श्री अकाल का नारा मारकर घोड़े से उतरा और इसकी ओट में होकर बंदूक सीधी करने लगा, मगर इस अरसे में मैंने इसे ताक कर गोली चला दी। वो इसकी रान में लगी। मेरा ख्याल है कि वो रान से गुजरकर पेट में जा लगी थी, मगर इस अरसे में हमारे अकब से 2 जवान एकदम हम पर आ चढ़े और यूं आ चढ़े कि इनकी बंदूकें हमारे कमर से लग गई थीं। पता नहीं वो कहां से इतनी तेजी से आगे आए थे कि हम सुन्न होकर रह गए। हथियार फेंक दो ओए, वरना तुम्हारी लाशें ही ले जानी पड़ेंगी। तुम्हें जिंदा पकड़ने का हुक्म है, वरना हम तुम्हें यहाँ ही खत्म कर देते। दूसरे सिख ने आगे बढ़ते हुए कहा। हमारे हाथ शैल होकर रह गए थे। स्टेन गन लकड़ी का डंडा मालूम होने लगी थी। इनका चौथा साथी शदीद जख्मी होकर गिर पड़ा था। 2 आदमी हमारे अकब में खड़े थे और तीसरा शख्स स्टेन गन लिए
हमारे सामने खड़ा था। वो झाड़ियां हमें ले डूबी थी। हमारा अकब खाली होता तो शायद इनको हम दूर से ही देख सकते थे, मगर वो हमारे पीछे बिल्ली ऐसी एहतियात से आए। घोड़े इन्होंने चंद हाथ पीछे ही छोड़ दिए थे। हथियार फेंक दो कुत्ते के पुत्रों, हमारे पीछे खड़ा आदमी फिर भौंका। इसकी आवाज सुनकर डलो साहब ने अपनी स्टेन गन सामने फेंक दी। अब उठकर सामने जा ठहरो, चलो। किसी ने इनकी कमर पर जबरदस्त ठोकर लगाई। डलो साहब मुझे निहायत ही बेबसी से देखते हुए उठे और इस आदमी के पास जा ठहरे जिसकी बंदूक का रुख हमारे सीने की तरफ था। तुम क्या सोच रहे हो इससे? ये बंदूक ले लो। कमाल सिंह, इसने दूसरे आदमी को ललकारते हुए कहा, मगर ऐन इस वक्त मेरी कमर से हटाकर इसने बंदूक की नाल से मेरे सर की पगड़ी उलट दी, जिससे मेरी विग भी उतर गई और पगड़ी मेरे पाँव में जा गिरी। मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैंने यूं जाहिर किया जैसे मैं बेहोश हो रहा हूँ। देखते ही देखते मैं इनके सामने यूं नजर आने लगा जैसे मैं सुध बुध खो बैठा हूँ। अपने हाथ पाँव मैंने यूं अकड़ा लिए जैसे मुझ पर तशन्नुज का शदीद दौरा पड़ा था। मेरा सर किसी तरफ था और पाँव किसी तरफ। मुंह से मैंने जानबूझकर झाग पैदा करनी शुरू कर दी। ओए कमाल सिंह, इसे क्या हो गया है यार? ये तो सदमे से ही बेहोश हो गया है। इस सिख ने मेरी हालत देखते हुए कहा और मैं जो कुछ चाहता था वो वकूफ पजीर होने लगा। वो दोनों मेरी नब्जें टटोलने लगे थे। जैसे ही वो मेरी तरफ झुके और इनकी गर्दनें मेरे करीब आईं तो मैंने इनकी झुकी हुई बंदूकें देखी और अपना जाविया पूरी तरह समझते हुए मैंने इन दोनों की गर्दनें हाथ में ले ली और इनकी रगें कुछ इस तरह मसल दी कि वो दोनों मेरे ऊपर आ गिरे। मेरे लिए ये मोहलत बहुत काफी थी। इनमें से एक की स्टेन गन मैंने हाथ में लेकर सामने खड़े आदमी पर इतनी तेजी से गोली चलाई कि वो कुछ भी ना समझ सका और गोली लगते ही उछलकर दूर जा पड़ा, यूं जैसे मैंने इसे धमाके से उड़ा दिया हो। बंदूक इसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ी थी। डलो साहब हैरत ज़दा होकर कभी मुझे देखते थे और कभी इन तीनों को। जब इन्हें यकीन हो गया कि वो बिल्कुल महफूज हैं तो वो पागलों की तरह मेरी तरफ बढ़े। बोले, ये तुमने कैसे कर लिया है जलानी? ये बदमाश के बच्चे तो हमें ले डूबे थे। इन्होंने दो सिखों को मेरे ऊपर से घसीटकर परे हटाया। मैं इसी वक्त जमीन पर से उठ खड़ा हुआ। मुझे यही करना चाहिए था डलो साहब, वरना ये तो हमें बांध कर ले जाते। कमाल कर दिया है तुमने, मगर इनको बेहोश कैसे कर दिया तुमने? मैं तो पागल ही हो गया था। बस ये भी एक नुस्खा है, नुस्खा नंबर 302, मगर आदमी पर इससे कत्ल का मुकदमा नहीं बनता है। मैंने उन तीनों के हथियार यकजा करते हुए कहा, घोड़े अब हमारे पास 4 जमा हो गए थे। 2 झाड़ियों के पीछे खड़े हिनहिना रहे थे, एक जख्मी था और चौथा बिल्कुल सही सालम हालत में था और हमारा अपना घोड़ा भी वहीं मौजूद था। यहाँ से निकल चलो यार, वरना वो फिर हमारे पीछे लग जाएंगे। हाँ, ये एक घोड़ा आप पकड़ लें और ये हथियार भी संभालें, जल्दी करें। चंद ही लम्हों बाद हम 2 घोड़े लेकर वहां से फरार हो गए। सिखों की दम पुख्त लाशें हमने वहीं छोड़ दी। वो हमारा रास्ता रोक रहे थे, मगर खुदा ने हमारी मदद की और हम इनके इस ताबड़तोड़ हमले से बच निकले। यूं लगता था जैसे हम एक मुल्क फतह करके निकले हैं, वरना तो वो हमें बर्दा बनाकर फिर ससराम के गुरुद्वारे में ले जाते और फिर खुदा मालूम वहां हमारा वो क्या हाल करते। कोई इनका हाथ रोकने वाला तो नहीं था। हमसे वो बलबीर सिंह के कत्ल का ही बदला लेते, बल्कि मल्होत्रा और भंडारी पर जो कुछ बीत चुकी थी वो सब भी हमारे नामा अमाल में लिख लेते और एक एक जख्म का वो हमसे हिसाब लेते। इनकी अजीयतों से बच निकलने की तो कोई सूरत ही बाकी नहीं रह गई थी। हमारे अकब में आने वाले दूसरे लोग पता नहीं कहाँ गायब होकर रह गए थे। इनमें से कोई आदमी हमें नजर नहीं आया। मेरा ख्याल है इन लोगों ने हमारी तलाश में किसी और तरफ का रुख कर लिया था। हमारा अकब और हमारा यमीन बेसार बिल्कुल महफूज हो चुका था। मैं बिल आखिर डलो साहब को इस अंदोहनाक मौत से बचा लाया था जिसने इन्हें ढूंढकर ससराम के गुरुद्वारे में ला डाला था। इनकी वो बेबसी दीदनी थी जिसने इनको बेपर करके रख दिया था। अपने इस मोशन को एक नई जिंदगी से मुतारफ कर दिया था। ऐसे मोशन को जिसने मुझे बारहा अनगिनत परेशानियों से बचा लिया था। वो दूसरे घोड़े पर बैठे थे कि इन्हें अचानक महसूस हुआ कि वो घोड़ा सख्त जख्मी है।
इसकी टांग पर गोली लगी थी। कुछ ही देर बाद वो इससे अलग होकर मेरे घोड़े पर आ बैठे, मगर वो बहुत ज्यादा परेशान थे। सूरत हाल जिस कदर खराब हो चुकी थी और थोड़े से अरसे में जितने झटके इन्हें लग चुके थे वो इनकी समझ में ही नहीं आते थे। अपनी इस इब्तला से इन्हें जान छुड़ा लेने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। इन सुमों की आहनी गिरफ्त ने इन्हें वाकई नडाल कर दिया था। जिस अंदाज से इनके अपने ही मुलाजमों ने इनको दुश्मनों के हवाले कर दिया था वो वाकई इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर वो ऐसी हालत में थे कि अपने गमों गुस्सों का भी इजहार नहीं कर सकते थे। बदरी के किरदार ने भी इस कदर जलील कर दिया था कि इन्हें अपनी जहनी हालत पर भी शक होने लगा था कि कैसे उन्होंने ऐसे आदमी को मुलाजिम रख लिया। कोई इन्हें बताने वाला नहीं था कि बदरी की असलियत क्या थी और इनके अगवा में इसके सिवा और कौन कौन मुलव्वस था। रास्ते में कई गांव आए मगर हम वहां नहीं रुके। दिन का शायद 1 बज रहा था। घोड़ा हम मुसलसल भगा रहे थे। बिल आखिर हम 1:30 बजे एक ट्यूबवेल पर जा पहुंचे। हालत हम दोनों की बेहद परेशान कुन थी। ट्यूबवेल के हौज से हमने मुंह हाथ धोया, मगर मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने विग समेत अपनी पगड़ी अलग रख दी और यही बात मेरा ऐब बन गई। ट्यूबवेल के पास एक छोटा सा कमरा था। हम समझे इसमें कोई आदमी मौजूद नहीं है, मगर वहाँ से अचानक ही एक उदेड़ उम्र का सिख बाहर निकल आया। इसने कंबल की बुक्कल मार रखी थी। मेरे सर पर से इसने पगड़ी उतरी देखी तो वो पानी के हौज पर आकर बोला, क्या बात है सरदार जी, रासदारी हो? मैं सुन्न होकर रह गया। इसके लहजे में बला का तंज था। यही समझ लो भाई जी, इधर मुंह धोने बैठ गए हैं, कोई एतराज तो नहीं है तुम्हें? नहीं, जम जम मुंह धो। मैं तुम्हारा सर देखकर कह रहा था ये बाल नकली हैं। हाँ, मगर आदमी मैं असली हूँ। स्वरूप सिंह नाम है मेरा और ये गिरधारी लाल हैं। मैंने अच्छा किया था कि नाई से वो पौधी भी कटवा ली थी जो विग खरीदने के बाद बेकार हो गई थी, मगर मेरे सर पर बाल अभी तक ज्यादा नहीं उग सके थे। यही वजह थी कि विग मेरे लिए बहुत जरूरी थी। तुम्हारा क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम गुरनाम सिंह है सरदार जी। कहाँ से आए हो तुम? हम ससराम से आए हैं, फतेहगढ़ चूड़ियाँ जा रहे हैं। अच्छा, वो तो अब ज्यादा दूर नहीं है। घोड़े पर बहुत होगा तो 10 मील का सफर होगा। हाँ, गाड़ी या बस में ये सफर ज्यादा लंबा है। खाना खाओगे तुम? अभी मेरी घरवाली देकर गई है। हाँ भाई जी, खाना मिल जाए तो और क्या चाहिए हमें? क्यों गिरधारी लाल जी, क्या हर्ज है? खाना तो खा ही लो, मगर इसके पास तो इसका खाना होगा। नहीं, कुछ ज्यादा ही है। साग पकाया है सरदारनी ने और मक्खन इसमें ताजा है। तो फिर लाओ भाई जी, ये काम तो कर ही लेना चाहिए। हम हौज से उठकर इसके कमरे में जा बैठे। घोड़ा बाहर ही बंधा था, वहीं बंधा रहा। खाने में साग इसकी सरदारनी बहुत ही उम्दा पकाकर लाई थी और मक्खन वाकई ताजा था। रोटियां वो 6 ले आई थी, मगर खुद वो इसी वक्त वापस चली गई थी। हालांकि इसे बर्तन वापस लेकर जाना चाहिए था, मगर गुरनाम सिंह ने बताया कि इनका बच्चा बीमार है, इसलिए वो जल्दी वापस चली गई थी। खाना खाकर हमारी सत्या लौट आई। गिरधारी लाल ने घना और गहरा डकार लेकर अपने दिली इत्मीनान का इजहार किया। अब हम खतरे की हद से बहुत दूर आ गए थे और गिरधारी लाल के लिए वो दोपहर एक नई जिंदगी का प्याम लाई थी। गुरनाम सिंह कोई बहुत ही खलीक और मतवाजे आदमी था। खुद इसने सिर्फ एक रोटी खाई, बाकी तमाम खाना इसने हमारे हवाले कर दिया। ये इसकी बहुत बड़ी नवाजिश थी, वरना दूसरों के लिए खुद कौन भूखा रह सकता है जबकि खाना इसके सामने धरा हो। हम भी ऐसे नदीदे साबित हुए कि चंगेर में पड़ी सारी ही रोटियां खुद लपेट ली। ये इसके साथ सरासर ज्यादती थी, मगर वो ऐसा बेलौस निकला कि इस ज्यादती को हंसी खुशी सह गया। कहें हम शहर में होते तो शायद हम एक लम्हे के लिए भी किसी के यूं मेहमान न ठहर सकते। इस किसान ने कमाल नवाजिश दिखाई कि वो हमें वहां 2 घड़ी आराम करने के लिए भी कह रहा था, मगर हमने इनकार कर दिया। हमारी मंजिल खोटी होती जाती थी। हमने इससे मुसाफा किया और वहां से कुछ ही देर बाद घोड़ों पर सवार होकर आगे चल दिए। गुरनाम सिंह का नाम मेरे जहन में इसलिए महफूज रह गया है कि इस जैसा कोई कम ही मिलता है, वरना जिस तरह वो हमसे मुखातब हुआ था इससे मैं यही अंदाजा लगा रहा था कि इसको सीधा करने के लिए हमें कोई बहुत ही
उलट काम करना पड़ेगा। अच्छा था कि हमने अपनी बंदूकें कपड़ों के अंदर छुपा ली थी और इसे आखिर तक ये महसूस नहीं होने दिया था कि हम मुसल्लह हैं, वरना खुदा जाने वो हमारे बारे में क्या कुछ सोचने लगता। इसकी पैदा करदा मुसीबत का हाल हमारे पास यही था कि मैं इसका गला दबा देता, मगर शुक्र है कि इसकी नौबत नहीं आई, वरना वो तनहा और निहत्ता आदमी मेरे हाथों ख्वाह मुख्वाह ही मारा जाता। घोड़े की रफ्तार अब की बार हमने सुस्त ही रखी। वो कुछ ज्यादा ही थक गया था। जिस अंदाज से मैं इसे दौड़ाता चला आया था वो भी इसे पसंद नहीं था, मगर फिर भी वो हमारा बोझ बर्दाश्त ही करता रहा और हमें इसने किसी भी जगह गिरा देने की कोशिश नहीं की। मेरा ख्याल है कि गोलियों की बाज़गश्त अभी तक इसके कानों में गूंज रही थी। जब हम फतेहगढ़ चूड़ियां पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। वो जगह हमारे अंदाजे से बहुत ज्यादा दूर निकली। घोड़ा हमने स्टेशन के बाहर जंगले के साथ बांध दिया। अब इसकी हमें जरूरत नहीं रही थी। हम अमृतसर का टिकट लेकर स्टेशन के अंदर एक बेंच पर जा बैठे। अमृतसर के लिए गाड़ी कोई 2 घंटे बाद निकलती थी और इस वक्त 6 बज रहे थे। हम इत्मीनान से बैठे तो डलो साहब ने पहली बार मुझसे इस सूरत हाल का जिक्र किया जिसमें फंस कर वो जिंदगी से ही हाथ धो बैठे थे। बोले, आपका अंदाजा सही निकला जिलानी साहब, वो लोग अपने मंसूबे पर बराबर अमल कर रहे हैं। मैंने आपको खबरदार कर दिया था, फिर भी आपने कुछ ख्याल नहीं किया और इस सारे सिलसिले में बदरी ही आपकी तबाही का बायस बना है। हाँ, मुझे जब अस्पताल के कमरे से निकाला गया तो इस वक्त मैं बिल्कुल बेहोश था। अस्पताल के एक कंपाउंडर ने मुझे ऐसी दवा पिला दी कि मैं सुध-बुध ही खो बैठा। मेरा ख्याल है इसका नाम फील्डन था। वो बदरी के साथ मिला हुआ था। हाँ, इस नाम का आदमी अक्सर मेरे पास आता था। वो इसी अस्पताल में मुलाजिम है। हाँ, आपके पीछे बदरी ने डॉक्टर आलिया को भी लगा दिया था। मेरी इतला ये है कि आलिया ने ही आपको किसी ट्रक में डालकर अमृतसर पहुंचाया था। मगर वो कैसे मेरी दुश्मन बन गई? डलो साहब ने बड़ी हैरत से पूछा। इसको मालूम हो चुका था कि इसके 3 आदमी आपने अपनी हवेली में बंद कर रखे हैं। बदरी को इसने 1 लाख रुपया का लालच दिया और इसे अपने साथ मिला लिया। हवेली से वो तीनों आदमी भी इन्होंने रिहा करवा लिए और आपको इसने यहाँ भेज दिया। यहाँ का पता इसे बदरी ही ने दिया था और आपकी बड़ी बेगम बदरी को कतई बेगुनाह समझती रही। मैंने फरासत बेगम को समझाया भी, मगर वो एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं थी। इन्हीं दिनों में पुलिस के हाथ आ गया। मैंने वहाँ सबको बता दिया कि डलो साहब को अगवा करने में बदरी का हाथ है। इन लोगों ने इसे गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया। मगर हैरत है कि बदरी को किसी ने रातों रात हवालात में ही गोली मार दी। मल्होत्रा से जब मैं यहाँ आकर मिला तो इसने मुझे बताया कि बदरी को इसके हुक्म पर हलाक किया गया था। मल्होत्रा से भी तुम मिले थे? जी हाँ, और मैंने इसे गोली मार दी थी। वो बदमाश इसी लायक था। इसने मुझे बताया कि आप अमृतसर जेल में हैं, मगर मुझे यकीन नहीं आया। बाद में बालक राम ने मुझे बताया था कि आप इसे जेल में कहीं नजर नहीं आए। वो कैदियों की फहरिस्तें भी देख चुका है। तो गोया बालक राम अभी इस मामले से बेखबर था। जी हाँ, बाद में जब मैंने भंडारी को कल रात पकड़ा तो इसने मुझे बताया कि आप ससराम के गुरुद्वारे में बंद हैं। मुझे अफसोस है मैं भंडारी को खत्म नहीं कर सका। यार, तुमने तो कमाल कर दिया है जिलानी। तुम्हारी इस जुर्रत की मैं जितनी भी दाद दूं कम होगी। कोई तुम ऐसा दोस्त मुझे कहाँ मिल सकेगा? ये मेरा फर्ज था डलो साहब। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम इस फहरिस्त के दूसरे लोगों को महफूज रख सकें, वरना वो किसी भी वक्त इन पर हाथ डाल सकते हैं। वो तो करेंगे ही। इनकी हिफाजत तो बहुत जरूरी है। मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि फरासत बेगम इस बदरी की हमायत क्यों करती थी। इसका क्या ताल्लुक था इससे? मैं माफी चाहता हूँ डलो साहब, मगर वो औरत काबिले एतबार नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो बदरी के फंदे में फंस चुकी थी। इसे यकीन था कि आप खत्म हो चुके हैं, इसीलिए वो हवेली का तमाम इंतजाम बदरी के हवाले कर चुकी थी। वो ठीक औरत नहीं है डलो साहब। वो तमाम जागीर पर खुद कब्जा कर लेना चाहती है। ओह, तो ये बात है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो मारा ही गया था। जिलानी भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ डलो साहब। मैंने इन दोनों की आंखों का रंग देखा है। बदरी वहाँ मालक बन बैठा था। अगर वो गिरफ्तार न होता तो शायद अब तक सूरत हाल और ज्यादा खराब हो गई होती। वो हर शय पर काबज हो गया होता। मैं वापस जाकर इस फरासत बेगम से जरूर निपटूंगा। मैं इस पर कुत्ते छोड़ दूंगा।
वो मेरी इज्जत थी जलानी, मगर वो ऐसी जलील साबित हुई है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। उफ मेरे परवरदिगार, मेरे घर में ऐसी गंदी औरत रह रही है और मुझे इसकी खबर तक नहीं हुई। ज्यादा परेशान न हो डलो साहब, जिंदगी ऐसी ही है, हमें यहाँ अपनी जान के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी तो पता नहीं आपको कैसे कैसे वाकयात का इल्म होगा जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, आप गोया उन दोनों से मिल चुके हैं। जी हाँ, बड़ी बहस हुई मेरी उनके साथ। मेरा दोस्त आबी भी मेरे साथ था। हवेली से हम परेशान होकर बाहर निकले तो फरासत बेगम ने आपके 4 स्याहपोश हमारे पीछे लगा दिए। वो बंदूकें लेकर आए थे और राघब अली इनकी रहनुमाई कर रहा था। अच्छा, ये भी हो चुका है। डलो साहब की हैरत का अंदाजा नहीं किया जा सकता था। जी हाँ, बाहर खेतों में वो हम पर आ चढ़े, मुकाबला भी हुआ और हमने उन 4 को वहीं खत्म कर दिया। अगर हम ऐसा न करते तो आज आपके पीछे आने वाला कोई ना होता। कमाल है यार, ये तुम अजीब कहानी सुना रहे हो मुझे। खुदा मुझे जल्दी वापस ले जाए, फिर मैं इससे बात करूंगा। बखुदा मैं इसे माफ नहीं करूंगा। बदला लेना आपका हक है डलो साहब, मगर बहुत सोच समझ कर चलें। हवेली में कई आदमी आपके वफादार नहीं हैं, इन सब को निकाल बाहर करें। बाहर क्यों करूं, मैं इन्हें वहीं गोली मार दूंगा। हाँ, वो वहाँ वफादारी की कसम खाकर आए हैं, इनको एक एक करके नंगा कर दूंगा। हाँ, ये तो करना ही होगा। अभी हम अमृतसर जा रहे हैं, वहाँ अभी सख्त बीमार है। मैं तो इसकी दवा लेने निकला था कि मुझे बिंडारी नजर आ गया और मैं इसके पीछे भाग निकला। अभी तक मेरे इंतजार में होगा। ठीक है, हमें वहीं चलना होगा। अभी को क्या तकलीफ है? इसे बुखार आ रहा था, वो भी बेचारा मेरे साथ ही चला आया था। जगह जगह वो मेरे साथ धक्के खाता फिरता है। ऐसा न कहो आशम साहब, वो आपका बहुत बड़ा परस्तार है, आप पर अपनी जान निसार करता है। इसकी जितनी भी कदर करें कम होगी। आपको ऐसे ही दोस्त की जरूरत है। अचानक डलो साहब ने मुझे एक नई बात बताई। वो अपना दामन उठाकर मुझे दिखा रहे थे। बोले, आशम खान, ये देखें तो जरा, इन लोगों ने मेरा पेट भी फाड़ दिया था। मेरा ख्याल है यहाँ भी एक गोली लगी थी। मैंने उनके पेट पर नजर डाली तो मालूम ये हुआ कि इनका पेट वहीं से काट दिया गया था जहाँ से आलिया ने मुझे गुर्दे से महरूम करने के लिए ऑपरेशन किया था। ये मैं क्या देख रहा हूँ डलो साहब, कहीं इस आलिया ने आपको तो गुर्दे से महरूम नहीं कर दिया? उनके पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? वो मुझ तक कैसे पहुंच सकती थी? मैं अस्पताल से निकला तो, लेकिन मेरा ख्याल गलत है। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ डलो साहब, आपको भी इसने मर्दीक गुर्दा बनाकर रख दिया है। वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। ये देखें, मेरा जख्म भी बिल्कुल इसी तरह का है। यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। यानी अब मैं भी एक ही गुर्दे पर चल रहा हूँ। इसने मुझे भी नहीं छोड़ा। शुक्र करें इसने आपको गोली नहीं मारी, सिर्फ गुर्दा ही निकाला है, वरना आप क्या कर लेते। इसने 4-5 लाख रुपया कमा लिया होगा इस सौदे में। अस्तगफिरुल्लाह। यानी वो मुख्तार डलो का भी गुर्दा बेचकर खा गई। मैं इस पर कुत्ते छोड़ दूंगा। बखुदा मैं इसे तबाह कर दूंगा। दफा करें डलो साहब, जिस तरह मैं सब्र शुक्र करके बैठ रहा हूँ, आप भी भूल जाएं कि आप 2 गुर्दों के मालिक थे। इसे तो मौका मिलना चाहिए। आपको बेहोश देखकर वो सीधी आपको क्लिनिक में ले गई होगी। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर दुम्मन से इसकी लड़ाई नहीं हुई है, बल्कि महज एक धोखा है। मशहूर वो यही कर रही है, मगर हैं वो दोनों अभी इकट्ठे ही। ठीक है, एक दिन तो वो मेरे हाथ आएगी ही। इसे इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी होगी। लानत भेजें इस पर, पता नहीं वो क्या कुछ करती रही है। एक आप ही इसके चक्कर में नहीं फंसे, बल्कि इसके कुश्तगान तो और भी बहुत हैं, मगर है वो बहुत बड़ी फनकारा। ऐसे तरीके से गुर्दा निकालती है कि आदमी को मुद्दतों पता नहीं चल सकता। एक बार मैं पाकिस्तान पहुंच लूं, फिर मैं बात करूंगा। इससे मैं समझता था आपका गुर्दा, इसे मजबूरन निकालना पड़ा। आप ज्यादा बीमार हो गए होंगे, मगर ये पता नहीं था कि वो लोग इन गुर्दों का वाकई कारोबार करते हैं। ऐसा वैसा कारोबार, इससे तो इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। डलो साहब, मैंने इसीलिए तो कसम खा रखी है कि इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझे मरवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने मुझे कैद करवा दिया था। ये कहकर मैंने डलो साहब को अपनी हालिया गिरफ्तारी की तमाम बात बता दी। वो सख्त हैरान
हैरान हुए, बोले वो आपको जेल भेज रहे थे। कमाल है हाशिम साहब, वो तो आपको सीधा फांसी की कोठड़ी तक पहुंचा देते। यही तो मैं कह रहा हूँ, अपनी जान बचाने के लिए इसने मुझे कैद करवा दिया। और वो सतनाजा साहब भी वहाँ आए थे। जी हाँ, मगर वो मेरे बारे में कोई फैसला ना कर सके और पुलिस मुझे जेल भेजने पर मजबूर हो गई, हालांकि वो मुझे बड़ी डील दे रहे थे। इससे तो मैं लाहौर पहुंचते ही मिलूंगा। हादी अली और रहमत अली के कत्ल का सारा मंसूबा तो इसने ही तैयार किया था। इसको चाहिए था कि वो आपको पुलिस की कैद से छुड़ा लेता, पता नहीं उसने ऐसा क्यों नहीं किया। वो कहता था कि बड़े साहब नहीं मान रहे हैं, बकवास करता है वो, इसका मगज खराब हो गया है। इस बड़े साहब को आपका नाम याद है, हाशिम खान, और वो मुझे खुद कहते थे कि इसको हर मरहले पर पुलिस से बचा लेना चाहिए। मेरे बारे में भी अब वो बहुत परेशान होंगे, मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल पुलिस आपके लिए जगह जगह डोल डाल रही थी, मगर इन्हें इस बात पर एतबार नहीं आया कि आपको सिख उठाकर ले गए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।